बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैथोफिजियोलॉजी के लेक्चर 3 यूनिट 3 लेक्चर 2 में हम आज कैंसर, इसकी स्टेजिंग और ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर पे बात करेंगे। तो ट्यूमर्स और कैंसर्स को मुख्तलिफ स्टेजेस और ग्रेडिंग में डिवाइड किया गया है। स्टेजिंग हम इसलिए करते हैं कि उससे हम डिटरमाइन कर सकें कि ये कैंसर किस हद तक फैला हुआ है, जबकि ग्रेडिंग में हम कंपेयर करते हैं कि नॉर्मल सेल्स की निस्बत जो ट्यूमर से इफेक्टेड सेल्स हैं तो उसमें कितना चेंज आया है और कितना डिफरेंशिएट हुआ है। और यही चीज़ें फिर आगे जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं, प्रोग्नोसिस होता है, इन सारी चीज़ों को डिफाइन करती है। हमारे पास टीएनएम क्राइटेरिया एक बहुत मशहूर क्राइटेरिया है कैंसर को क्लासिफाई करने के लिए, जिसमें टी का मतलब ट्यूमर है, एन का मतलब जो ट्यूमर के इर्द गिर्द के लिम्फ नोड होते हैं उसकी इन्वॉल्वमेंट है, यानी कैंसर उस लिम्फ नोड तक फैल चुका है या नहीं हुआ। और एम का मतलब ये होता है कि जो दूर के ऑर्गन्स हैं, जैसे अगर लिवर में है तो लंग्स तक कैंसर फैल गया या नहीं, इसी तरीके से किडनीज तक या बाकी स्टमक वगैरह, इंटेस्टाइन वगैरह। तो इसके ऑर्गन्स की मेटास्टेसिस को जब देखते हैं तो वो एम की ग्रेडिंग से देखते हैं। सो टीएनएम क्लासिफिकेशन बहुत मशहूर क्लासिफिकेशन है जो कि थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारे कंट्रीज़ में ये इस्तेमाल होता है और इसी के बेस पे कैंसर की ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स बनते हैं। फर्दर ये टी को हमने फर्दर क्लासीफाई किया है इनटू टी एक्स, टी ओ, टी आई एस और टी1, टी2, टी3 एंड टी4 में। इसी तरीके से लिम्फ नोड्स के अगर असेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते, या कितने हद तक जो है लिम्फ नोड इन्वॉल्व हैं, तो वो N1, N2, N3 में किए हैं। सो ये चार्ट में आपको यहाँ पे नज़र आते हैं, इसको हम फर्दर आगे की स्लाइड्स में भी एक्सप्लेन कर देते हैं। जो कैंसर की स्टेजेस है, बुनियादी तौर पे आम लेमैन टर्म्स में आपने सुना होगा कि स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 कैंसर है। स्टेज 1 ट्यूमर जो है उसका साइज लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, लेम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होती और मेटास्टेसिस भी उसमें नहीं होता। इस तरह का जो कैंसर है ये आमतौर पे बहुत आसानी से ट्रीट हो जाता है, जल्दी ट्रीट हो जाता है, और ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज है कैंसर की अगर डिटेक्ट हो जाए। स्टेज 2 जो जिसमें अगर हमारे पास ट्यूमर का साइज़ जो है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो लेकिन 5 सेंटीमीटर से कम हो। इसी तरीके से रीजनल लिम्फ नोड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो भी सकते हैं और कभी कभी इसमें रीजनल लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट नहीं भी होती, लेकिन इसमें जो मेटास्टेसिस है, जो साइड लाइन ऑर्गन्स हैं बाकी, उसमें मेटास्टेसिस नहीं हुई होती। तो स्टेज 2 कैंसर भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रीटेबल है। स्टेज 3 जब हमारे पास ट्यूमर जो है वो 5 सेंटीमीटर से बड़ा हो या किसी भी साइज का ट्यूमर हो, लेकिन उसकी इन्वेजन यानी फैलाव जो है स्किन या इस तरीके से ऑर्गन्स के मसल्स में हो चुकी होती हो, तो ये स्टेज 3 कैंसर है। इसमें हमारे पास रीजनल लिम्फ नोड्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। आमतौर पे अगर तो अपर ट्रंक की है तो इसमें हमारे पास ये सर्वाइकल एरिया के जो लिम्फ नोड्स हैं ये ज़्यादातर इन्वॉल्व रहते हैं, और इसी तरीके से इसमें मेटास्टेसिस जो है वो नहीं होती। अभी जो बाकी ऑर्गन्स हैं उसमें इसका फैलाव नहीं हुआ होता। स्टेज 4 कैंसर जो एडवांस स्टेज भी इसको कहते हैं, ये ट्रीटेबल नहीं है क्योंकि इसमें बहुत बड़े साइज के ट्यूमर्स होते हैं या इसमें ट्यूमर जो है वो फैला होता है, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। लेम्फ नोड जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ कैंसर। और इसी तरीके से जो मैंने जैसे बताया कि ऑर्गन्स हैं, तो ऑर्गन में इसका फैलाव हमें मिलता है कि बाकी अगर लंग का कैंसर है तो स्टमक हो गया, लिवर हो गया या किडनी में इसका फैलाव हो चुका होता है। तो ये स्टेज 4 कैंसर है, उसमें प्रोग्नोसिस काफ़ी पुअर रहती है। ट्यूमर ग्रेडिंग जो है ये भी बेसिकली हिस्टोलॉजिक क्लासिफिकेशन पे होती है, मतलब जो टिश्यू के स्लाइड्स हम बना के हिस्टोलॉजी और बायोप्सी करके हिस्टोलॉजी स्टडी करते हैं, तो उसकी बुनियाद पे ये की जाती है। इसमें हमारे पास ग्रेड 1 जो है, ग्रेड 1 ट्यूमर्स उनको कहते हैं कि जो नॉर्मल सेल से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, लेकिन इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि एक नॉर्मल सेल किस तरह दिखता है और ट्यूमर सेल किस तरह दिखता है, तो पता तो चल जाता है कि ये ट्यूमर सेल्स हैं।
लेकिन इसमें नॉर्मल से थोड़ी सी डिफरेंस इसमें होती है। ग्रेड 2 में जो हमारे पास एबनॉर्मेलिटी होती है अफेक्टेड सेल्स की, वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है, और इसी तरीके से जो डिफरेंशिएशन है सेल्स के दरमियान, ये मॉडरेट लेवल की होती है। ग्रेड 3 में एबनॉर्मेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सेल्स के आपस में डिफरेंशिएशन भी मुश्किल हो जाती है। मतलब एक तो हम जब डिफरेंशिएट करते हैं कि सेल्स की कोई बाउंड्री है या कोई स्पेसिफिक शेप है या कोई साइज़ है, तो ये जब हम डिफरेंशिएट कर सकते तब हम ये कहते हैं। लेकिन जब हम किसी सेल की शेप को, बाउंड्री को, उसके साइज़ को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते तो वो पुअरली डिफरेंशिएटेड होता है। ग्रेड 4 के जो हमारे पास ट्यूमर्स होते हैं, उस वो में जो सेल्स हैं वो इमेच्योर, प्रिमिटिव और अनडिफरेंशिएटेड सेल्स पे जो है वो कंसिस्टेंट होते हैं। और इसमें हमारे पास जो सेल का ओरिजिन है कि सेल कहाँ से आया है, कौन से टिश्यू से आया है, या ये सेल जो है क्या फंक्शन करेगा, तो वो डिटरमाइन करना मुश्किल होता है। इसमें हम सेल की डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते और ये एडवांस स्टेज में काउंट होता है। सो ये तो क्लासिफिकेशन थी। इसमें हमारे पास जब भी कैंसर डिटेक्ट हो जाता है तो कैंसर थेरेपी के कुछ गोल्स होते हैं, और जाहिर सी बात है गोल तो यही होता है कि पेशेंट की लाइफ को सेव किया जाए और उसकी डिजीज़ को ख़त्म कर दिया जाए। तो कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो ट्रीटेबल होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रीटेबल नहीं होते। तो जो ट्रीटेबल होते हैं उसमें हमारा फर्स्ट गोल होता है कि हम उस कैंसर को ट्रीट कर सके, क्योर कर सके, ठीक है, और उस कैंसर को कंप्लीटली हम ह्यूमन बॉडी से इरेडिकेट कर लें, ख़त्म कर लें। एक तो फर्स्ट गोल ये होता है। अगर तो ये गोल हम अचीव नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द स्टेजेस ऑफ कैंसर, की ग्रेडिंग भी इसकी एडवांस में है और एडवांस स्टेज कैंसर है, या इस टाइप का मेलिग्नेंट ट्यूमर है कि जो ये रेडिएशन से, सर्जरी से, कीमोथेरेपी से हमारे पास उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, इवन अगर हम सारे वो कंबाइन भी कर लें तो भी नहीं हो सकता, तो फिर हम जो है कंट्रोल पे आते हैं कि जो हमारे पास जो कैंसर डिटेक्ट हुआ है किसी पेशेंट की बॉडी में, तो वो उसका फैलाव रोक लें, और उस फैलाव को रोकने की वजह से हमारे पास सर्वाइवल जो है उस कैंसर की वो प्रोलॉन्ग हो जाती है। और इसी तरीके से हमारे पास उसकी सर्वेलेंस हम कंटिन्यू रखते हैं, हम देखते हैं, कंटिन्यूली पेशेंट को ऑब्जर्व भी करते हैं, और जो ट्यूमर होता है उसको हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते हैं कि ये साइज में ना बढ़े, ताकि पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सके और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाए। अगर ये गोल भी हमारे पास अचीव ना हो सके, तो तीसरा जो हमारे पास जो एंड स्टेज कैंसर्स में या जो एडवांस कैंसर्स में होता है, उसमें हमारे पास गोल होता है कि हम कैंसर की सिम्टम्स को ईज कर दें। मतलब पेशेंट को जो तकलीफ है, जो पेन होती है, या जो वोमिटिंग है, या उसके साथ वेट लॉस है, न्यूट्रिशन का मसला है, तो ये सारे सिम्टम्स को हम कंट्रोल करें और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाएं। उनको हम पेशेंट को हम उनकी जान बचा नहीं सकते, लेकिन उनकी जितनी ज़िंदगी बाकी है तो उसमें हम उनके लिए आसानियां पैदा करें, और इसको हम पेलिएशन भी कहते हैं या पेलिएटिव केयर भी कह सकते हैं। सो हमारे पास जो टर्मिनली इल पेशेंट होते हैं उनको हम टर्मिनल केयर प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो कैंसर जो ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं करते, उन पेशेंट्स की बुनियादी तौर पे ज़िंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएं, उनके लिए आसानियां पैदा करें और उनकी ज़िंदगी को पुरसुकून बनाया जाए। और इसमें मेनली फोकस्ड होता है कि सिम्टम्स जो डिज़ीज़ के साथ होते हैं उनको रिलीफ किया जाए। पेन है तो पेन किलर्स, इसी तरीके से अगर जो है नौजिया वोमिटिंग हो रही है तो उसको हल किया जा सके, अगर न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है, वेट लॉस है, तो उस पर काम किया जा सके। तो इसी वजह से कैंसर की ट्रीटमेंट की बहुत सारी मोडेलिटीज़ हैं, मतलब उसके तरीके हैं जिससे कैंसर की ट्रीटमेंट होती है। उसमें कुछ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उस उन अप्रोचेज़ में हमारे पास एक तो सर्जिकल इंटरवेंशन आता है कि सर्जरी के थ्रू जो है ट्यूमर को या इफेक्टेड टिश्यूज़ को रिमूव कर लिया जाए। दूसरा रेडिएशन थेरेपी होती है कि शुआओं के ज़रिए, रेडिएशन के ज़रिए उस टिश्यू को या उस जो ट्यूमर है उसको जो है वो श्रिंक करके ख़त्म कर दिया जाए, उन सेल्स को किल किया जाए।
और तीसरा तरीका है मेडिकेशन के ज़रिए, जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। डिफरेंट एंटी कैंसर ड्रग्स जो हमारे पास होती है उनका इस्तेमाल करके, और इसके साथ साथ और भी काफ़ी सारी थेरेपीज़ हैं जो इस्तेमाल की जा सकती है। सो अब किसी भी कैंसर थेरेपी को या ट्रीटमेंट को सेलेक्ट करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो ये होता है कि सबसे पहले देखा जाता है कि किस टाइप का कैंसर है, कौन से सेल्स इसमें इन्वॉल्व है। दूसरा ये है कि वो ट्यूमर जो है, ये कैंसर जो है, उसकी लोकेशन क्या है और उस ट्यूमर का साइज क्या है। एंड तीसरा कि किस हद तक वो डिजीज एडवांस स्टेज पे पहुंच चुकी है, उसकी स्टेजिंग और ग्रेडिंग क्या है। तो इस ग्रेडिंग और स्टेजिंग को देखते हुए ही, इन बाकी दो चीज़ों को देखते हुए फिर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ को चूज़ किया जाता है। सर्जरी की जगह अगर हम बात करें तो सर्जिकल रिमूवल, हाँ, इंटायर कैंसर की, यानी जो हमारे पास ट्यूमर होता है या कैंसर इफेक्टेड सेल्स और टिश्यूज होते हैं, ये एक अभी भी ज़्यादातर मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड थेरेपी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कि उसको, उस ट्यूमर को, उस कैंसर को बॉडी से ही अलग कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। अगर बॉडी से उस टिश्यूज़ को निकाल दिया जाए तो फिर वो जब बॉडी में रहेगी नहीं तो उसका फैलाव भी नहीं होगा। लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन से टाइप की जो है वो कैंसर है और कितनी सक्सेसफुल है सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें। कुछ हमारे पास जो सर्जिकल इंटरवेंशन होती है उसकी भी हमारे पास टाइप्स है। या तो वो डायग्नोस्टिक सर्जरी होती है कि जिसके ज़रिए हम डिटरमाइन कर लें कि वो कैंसर कौन से टाइप का है, और वो कैंसर जो है वो उसकी हम बेसिकली क्लासिफिकेशन और ये सारी चीज़ें कर सके। तो उसमें हमारे पास बायोप्सी पहले नंबर पे आती है, कि जिसमें हम एक्सिजनल, इंसिजनल और नीडल मेथड से करते हैं, कि या तो कट लगा के टिश्यू लिया जाए, या फिर जो है वो बाहर से ही कोई पैप स्मेयर वगैरह इस तरह की चीज़ें ली जा सके। और तीसरा हमारे पास के बायोप्सी में कोई लंग्स के अंदर कोई नीडल या पेट में नीडल डाल के वो लिक्विड या टिश्यू का पार्ट जो है वो नीडल के ज़रिए स्प्रेड करके, बोन मैरो के जैसे बायोप्सीज होती है तो उसमें नीडल मेथड के ज़रिए वो टिश्यू स्प्रेड करके फिर हम उसको लेबॉर्ट्री में टेस्ट करते हैं। ये बेसिकली डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ये सर्जरीज होती है। प्रोफाइलेक्टिक सर्जरीज जो है इसमें जो नॉन वाइटल टिश्यूज़ होते हैं, यानी वो टिश्यूज़ जो कि जिसके बगैर इंसान ज़िंदा रह सकता है और जिसको निकालना उस कैंसर को ख़त्म कर सकता है, तो या वो टिश्यूज़ जो कि उसकी अगर मौजूदगी बॉडी में होगी तो वो कैंसर होने के चांसेस को बढ़ा देती है। तो उन टिश्यूज़ को पहले से ही निकाल दिया जाता है ताकि कैंसर की अकरेंस को प्रिवेंट किया जाए। तो प्रोफाइलेक्टिक सर्जरीज जो है वो इस वजह से होती है, जैसे कलेक्टमी है, मिस्टेक्टमी है, या ओपोरेक्टमी है। ये कुछ एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स हैं जो कि प्रोफाइलेक्टिक सर्जरीज के तौर पे होती है, कि अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल है जिसका एक ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर जो है वो आइडेंटिफाई हुआ, एक माइनर सा ब्रेस्ट ट्यूमर है जिसको अभी जो है वो फैल भी नहीं रहा, रीजनल लिम्फ नोड भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है और मेटास्टेसिस भी उसकी नहीं है, फिर भी मिस्टेक्टमी करके उस फीमेल के ब्रेस्ट को जो है वो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, जस्ट टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द स्प्रेडिंग, एंड उसको जो है मेटास्टेसिस के स्टेज पे जाने के और एक्टिव फॉर्म में आने से ही प्रिवेंट किया जाए। तो कुछ सर्जरीज हमारे पास एज एहतियातन कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए भी की जाती है और उन टिश्यूज़ को रिमूव किया जाता है जो कैंसर का बायस बनते हैं। और जो थर्ड नंबर की है वो उसको पेलिएटिव सर्जरी में जो आता है, जब हमारे पास कैंसर की ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो तो हमारा गोल होता है कि पेशेंट को एक कंफर्टेबल और पुरसुकून लाइफ दी जाए जितनी पॉसिबल हो, ताकि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर किया जाए। तो फिर पेलिएटिव सर्जरीज की जाती है, और पेलिएटिव सर्जरीज में ऐसे बहुत सारे सर्जरीज आती है कि जो हमारे पास, जैसे लोबेक्टमी है, कि अगर तो फॉर एग्जांपल जो है वो लंग्स में कैंसर फैल गया है लेकिन एक लोब ऐसा है कि जो बिल्कुल ब्लॉक्ड है और जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ और इसकी रिस्पिरेशन और इन सारी चीज़ों पे इफेक्ट हो रहा है, तो फिर जो है
वो लोब ही रिमूव कर दिया जाए, या जो है वो अगर किसी पेशेंट को लैरिंक्स का कैंसर है और जिसकी वजह से लंग में भी वो फैल चुका है, लेकिन वो लैरिंक्स की ब्लॉकेज की वजह से उसको सांस का, तो लैरिंजेक्टमी की सर्जरी की जाती है। सो मुख्तलिफ सर्जरीज है एंड सर्जन्स आर वेल ट्रेंड फॉर इट, जो इनके एक्सपर्ट्स होते हैं। तो वो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने के लिए पेलिएटिव सर्जरीज करते हैं। और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरीज वो सर्जरीज होती है जो कैंसर को ट्रीट करने के बाद अक्सर जो है, जैसे कोई स्किन कैंसर हो गया और उस स्किन का पार्ट रिमूव कर दिया और वो फिर उस पर दोबारा स्किन ग्राफ्ट लगा के रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जाए, तो वो जो दोबारा उस ऑर्गन को या उस टिश्यू को रिपेयर करने के लिए जो ग्राफ्टिंग होती है या इस तरह की कोई भी इम्प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो वो रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी कहलाई जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी के हैं, जिसमें हमारे पास जो है ये प्लूरल इंडिकेशन फॉर पेलिएटिव सर्जरीज, और इसमें हमारे पास प्लूरल ड्रेनेज है, जो ट्यूब हम प्लेस करते हैं लंग्स में, ताकि जब प्लूरल इफ्यूजन हो तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। इसी तरीके से जो है वो पेरिटोनियल ड्रेनेज ट्यूब प्लेसमेंट जो होती है वो एसाइटिस के हवाले से जो होता है, या नर्व ब्लॉक हो गया या कॉर्डोटमी हो गया, तो ये पेन रिलीफ करने के लिए जो है वो होती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे हैं, ये तो पेलिएटिव सर्जरी की जो स्लाइड है ये आपको नज़र आ रही है, लेकिन इसमें काफ़ी सारी चीज़ें प्रोफाइलेक्टिकली भी परफॉर्म की जाती है। कुछ ये टेक्निक है, इलेक्ट्रो सर्जरी, क्रायो सर्जरी, कीमो सर्जरी, लेज़र सर्जरी, या फोटोडायनेमिक थेरेपी, या रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन, जो है ये मुख्तलिफ टेक्निक्स है जिसके ज़रिए जो है वो सर्जरीज की जाती है। और इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ स्लाइड पे नज़र आ रहा होगा कि मुख्तलिफ टेक्निक, चाहे केमिकल्स यूज़ हो रहे हों या लिक्विड नाइट्रोजन जैसे क्रायो सर्जरी में, या इलेक्ट्रो सर्जरी में इलेक्ट्रिक शॉक या करंट्स यूज़ होते हैं ताकि वो ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय करे, या रेडियो फ्रिक्वेंसी में हमारे पास जो है वो अगर टेम्परेचर बेस्ड पे इसी तरीके से थर्मल एनर्जी इस्तेमाल की जाए फ्रिक्वेंसी को यूज़ करते हुए, ताकि जो हमारे पास ट्यूमर्स हैं उनको ट्रीट किया जाए और उनको या पिलिएटिव केयर के पर्पज़ से भी वो किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपको इस कॉलम में, इस स्लाइड में नज़र आ रहे हैं। दूसरी जो मोडेलिटी है वो है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी यानी शुआओं से इलाज जो है, एनर्जी वेव्स जो होती है, अल्फा, डेल्टा या गैमा रेज जो होती है, तो उसको इस्तेमाल किया जाता है। उसमें भी हमारे पास नंबर वन जो है, वही जैसे हमने सर्जिकल उसमें इंटरवेंशन में कहा था कि पहला गोल होता है क्यूरेटिव, के उसको ट्रीटमेंट सक्सेसफुली कर दी जाए और उस बीमारी को बॉडी से निकाल लिया जाए। जैसे थायराइड कार्सिनोमा में, थायराइड के कैंसर्स में हमारे पास जो लोकलाइज्ड कैंसर्स इसके अलावा हेड एंड नेक के होते हैं, या इस तरह यूट्राइन या सर्विक्स के जो कैंसर्स होते हैं, तो उसको रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए उन सेल्स को डैमेज किया जाता है, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, ताकि वो कैंसर मज़ीद फैले ना और वो जो है पेशेंट की डेथ की का रीज़न ना बने। कंट्रोल जो है रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए, जब एक जो ट्यूमर होता है अगर वो सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, या इवन अगर वो सर्जिकली रिमूवल के लिए वो ना भी पॉसिबल हो, या फिर अगर कैंसर जो है वो लोकल लिम्फ नोड तक फैल गया हो, तो इसमें हमारे पास जो है वो रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल होती है। और नॉन एडजुवेंटली हमारे पास जब अगर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है, फॉर एग्जांपल अगर सर्जरी नहीं हुई और अकेले सिर्फ रेडिएशन थेरेपी दी जाती है, तो वो नॉन एडजुवेंट थेरेपी कहलाई जाती है, कि अकेले रेडिएशन थेरेपी पहले ही उस पर दे दी। लेकिन अगर पहले सर्जरी हो गई और फिर बाद में रेडिएशन थेरेपी या कीमोथेरेपी दी जा रही है, तो एडजुवेंट थेरेपी कहलाई जाती है, जिसमें लाजमी नहीं है कि हम कीमोथेरेपी भी साथ करें, कभी कभी कीमोथेरेपी भी साथ में हो सकती है, लेकिन इसका मेन मकसद होता है कि जो ट्यूमर का साइज़ है उसको रिड्यूस किया जाए, और जो सर्जिकली उसको रिसेक्ट करना है, उसको निकालना है बॉडी से, वो पॉसिबल हो। एक कुछ ट्यूमर बहुत बड़े होते हैं, सर्जिकली वो अकेले नहीं हटाए जा सकते, तो पहले उसको जो है ना वो रेडिएशन थेरेपी से श्रिंक किया जाता है, उस ट्यूमर को छोटा कर दिया जाता है। जब वो साइज़ में इतना छोटा हो जाए कि सर्जिकली सेफ तरीके से वो रिमूव हो सके, तो फिर जो है सर्जिकल इंटरवेंशंस की जाती है और उस कैंसर को निकाल दिया जाता है।
इसी तरीके से रेडिएशन थेरेपी प्रोफाइलेक्टिक उसके लिए भी यूज़ होती है, जो कि प्रिवेंट करती है जो स्प्रेड ऑफ द प्राइमरी कैंसर टू द डिस्टेंट एरिया, लाइक irradiating the brain to prevent leukemic infiltration और मेटास्टेटिक लंग कैंसर। जो लंग में फैलने वाला कैंसर होता है तो उसको रेडिएशन थेरेपी के ज़रिए जो है वो स्पेसिफिकली वो रिड्यूस किया जाता है उसी स्पेसिफिक एरिया तक। या फिर जो है ब्रेन को अगर रेडिएशन थेरेपी दी जाए ताकि वो जो ल्यूकीमिया के इफेक्टेड सेल्स हैं, ल्यूकेमिक इन्फिल्ट्रेशंस हैं, उसको प्रिवेंट किया जाए। सो ये भी प्रोफाइलेक्टिकली ये रेडिएशन थेरेपी इस्तेमाल होती है। एंड फोर्थ वन इज़ द पिलिएटिव वन, जिसमें हम सिम्टम्स को रिलीव करते हैं ताकि वो मेटास्टेटिक डिजीज जो है तो उसको क्योर किया जा सके। सो रेडिएशन थेरेपी में हमारे पास आयनाइजिंग रेडिएशन के दो मेन टाइप्स हैं। आयनाइजिंग रेडिएशन के दो जो टाइप्स हैं उसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आती है जिसमें एक्स रेज और गैमा रेज आते हैं, और पार्टिकुलेट रेडिएशन दूसरी टाइप से जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बीटा पार्टिकल्स हो गए, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हो गए। तो ये हमारे पास दो बुनियादी मेन जो है रेडिएशन के टाइप्स है। रेडिएशन जब एडमिनिस्टर की जाती है, जब दी जाती है, तो एक टेली थेरेपी के ज़रिए जिसमें एक एक्सटर्नल बीम जो है वो रेडिएशन का इस्तेमाल किया जाता है और इस एक्सटर्नल बीम से जो है वो बॉडी को वो रेडिएशन दी जाती है। और दूसरा जो है वो ब्रेकी थेरेपी जिसको कहते हैं कि जिसमें इंटरनली रेडिएशन जो है वो दी जाती है। तो उसमें सिस्टमिक एक प्रोसेस है जो रेडियो आइसोटोप्स दिए जाते हैं मरीज़ों को, और वो सिस्टमिकली उस स्पेसिफिक सिस्टम के अंदर अपने आइसोटोप्स रिलीज़ करते हैं और उससे वो रेडिएशन रिलीज़ होती है और वो इंटरनली जो है वो रेडिएशन उस कैंसर को ट्रीट करते हैं। या फिर जो है वो कांटेक्ट या सरफेस के साथ वो जो रेडिएशन सोर्सेज है उसको लगा दिया जाता है और वो लोकली वहाँ तक रेडिएशन जनरेट करते हैं। या फिर कम्बिनेशन ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल रेडिएशन जो है वो भी यूज़ हो सकती है कुछ केसेस में। दैट डिपेंड अगेन ऑन द टाइप ऑफ कैंसर, ट्यूमर साइज और उसकी जो टीएनएम क्राइटेरिया है या ग्रेडिंग और स्टेजिंग है उस पर डिपेंड करती है। तो कोई भी ट्रीटमेंट कैंसर की मोडालिटी जो कैंसर ट्रीटमेंट की मोडालिटी जो है तो उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अभी हम रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स पे बात करेंगे। तो हमारे पास मेनली जैसे सबको आम लोगों को भी पता होगा इस चीज़ का कि मेनली जो कॉमन इफ़ेक्ट है वो एलोपेशिया है, जो सर के बाल, बदन से बाल गिर जाते हैं कैंसर पेशेंट की जब ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है तो उसको एलोपेशिया कहते हैं। इसी तरीके से जब भी कैंसर की ट्रीटमेंट दी जाती है स्पेसिफिकली रेडिएशन थेरेपी, तो उसमें जो स्टोमाटाइटिस है, ये ओरल टिश्यूज़ जो हमारे जो जो जीआई कैनाल है, जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम है, तो उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और ज़ीरोस्टोमिया जो है यानी माउथ का बार बार ड्राई होना, ये बहुत कॉमन है रेडिएशन थेरेपी के साथ। और इसमें हमारे पास जीआई सिस्टम जो है, ये जो म्यूकोज़ा है वो इन्वॉल्व होता है आमतौर पे। इसमें इसोफेजियल इरिटेशन होती है, चेस्ट पेन होता है और डिस्फेजिया यानी निगलने में भी काफ़ी जो है वो मसले हो सकते हैं। इसी तरीके से एनीमिया या जो है वो वाइट ब्लड सेल के काउंट गिरना, लीकोपीनिया जिसको कहते हैं, या फिर जो है प्लेटलेट्स के नंबर्स गिरना जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं, ये भी रेडिएशन थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स में आता है। जो पेशेंट होते हैं तो फिर जब हमारे पास ल्यूकोपीनिया होता है और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है तो पेशेंट फिर बहुत ज़्यादा प्रोन हो जाता है टू द रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस और ब्लीडिंग के रिस्क पे, क्योंकि एक तो अगर प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर वाइट ब्लड सेल बॉडी में अपनी लिमिट से कम हो जाएंगे तो फिर इजीली पेशेंट एक्सपोज हो जाता है इन्फेक्शन से, और फिर जो है वो इन्फेक्शन उसको आसानी से लग सकते हैं और फिर वो बहुत मुश्किल होता है कि उसको कंट्रोल किया जाए। सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास आमतौर पे थकावट होना, फटीग या मलेज और एनोरेक्सिया यानी भूख वगैरह ना लगना और उल्टियाँ वगैरह मतली होना, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तीसरी जो ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो कॉमनली यूज़ भी होती है वो है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में हमारे पास ड्रग्स यूज़ होते हैं जिसको हम एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग्स या एजेंट्स कहते हैं, और उसका भी मकसद ये होता है कि जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और उसको जो हमारे क्योंकि ये जो ड्रग्स होती है ये जो ट्यूमर सेल्स के जो सेल्यूलर फंक्शन होता है उसको इंटरप्ट करती है,
और इवन जब वो इंटरप्ट हो जाए तो वो सेल्स खुद को रिप्लिकेट भी नहीं कर सकते। तो इसमें सेल साइकिल स्पेसिफिक और नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक डिफरेंट टाइप के हमारे पास कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स आते हैं। और इसका प्राइमरी यूज़ जो है वो सिस्टमिक डिजीज़ को ट्रीट करना होता है। इसमें हम लोकलाइज्ड जो टिश्यूज़ होते हैं, लोकलाइज्ड लीजन्स जो होते हैं, वो हम जो है उससे ज़्यादातर कीमोथेरेपी से ट्रीट नहीं करते, बल्कि जो सिस्टमिक डिजीज़ होती हैं जो कि सर्जरी या रेडिएशन से पॉसिबल नहीं होती, तो फिर वो कीमोथेरेपी से ट्रीट होती है। कीमोथेरेपी को रेडिएशन और सर्जरी की थेरेपी से भी कंबाइन करके साथ दिया जा सकता है। और ये दोनों फिर ये तीनों चीज़ें हैं, ये मतलब सब थेरेपीज इस्तेमाल करते हुए हर एक थेरेपी का अपना गोल होता है कि या तो ट्यूमर साइज को रिड्यूस किया जाए ऑपरेशन होने से पहले, फिर जब ऑपरेशन हो जाता है तो फिर उस ट्यूमर को रिमूव किया जाता है, और फिर ऑपरेशन के बाद भी अगर कोई रिमेनिंग टिश्यूज़ या सेल्स रह जाते हैं पोस्ट ऑपरेटिवली, तो फिर जो है कीमोथेरेपी के ज़रिए एडजुवेंट थेरेपी देते हुए जो हमारे पास रिमेनिंग सेल्स होते हैं उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो ये कीमोथेरेपी ज़्यादातर इसी तरीके से इस्तेमाल होती है। हमारे पास जो है काफ़ी क्लासेस है कीमोथेरेपी के ड्रग्स के, जो आपने यूजुअली अपने फार्माकोलॉजी के कोर्स में पढ़ी होंगी। उसमें मेनली अल्काइलेटिंग एजेंट है जो कि ट्यूमर के डीएनए में डिफेक्ट कॉज करते हैं, डीएनए को डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके एग्जांपल हमारे पास नाइट्रोजन मस्टर्ड है, सिस्प्लेटिन है। इसी तरीके से इंटरमेटाबोलाइट्स है जिसका फंक्शन बेसिकली जो सेल साइकिल का एस फेज है उसको हिट करना है, और इस हिट करने पे वो सेल साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है और वो सेल रिप्लिकेट नहीं हो पाता। तो इसके एग्जांपल में हमारे पास में तो ट्रिक्सेट है, फ्लोरोयूरासिल है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स तकरीबन सभी के नोजिया, वोमिटिंग, स्टोमाटाइटिस, डायरिया, एलोपेशिया और ल्यूकोपेनिया आता है। इसी तरीके से हमारे पास एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स भी है। ये एंटीबायोटिक्स जो है बेसिकली ट्यूमर के जो डीएनएज होते हैं उन डीएनए को इंटरफेयर करके उसको ब्लॉक करता है और उसको डिसरप्ट करता है। इसकी एग्जांपल में हमारे पास एक्टिनोमाइसिन या ब्लूमाइसिन एंटीबायोटिक आते हैं। और इसमें हमारे पास एक मेनली जो साइड इफेक्ट होता है वो कार्डियक मसल्स का डैमेज होना है। फर्दर अगर हम बात करें तो इसमें कुछ हमारे पास मायोटिक इनहिबिटर्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन के एम फेज, जहाँ पे जो सेल एक दूसरे से डिवाइड अलग हो जाते हैं, एम फेज जिसको हम कहते हैं, उसको इंटरप्ट करती है। जिसकी एग्जांपल हमारे पास विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन वगैरह आती हैं। और ये थोड़ी बहुत न्यूरो ट्रांसमिशन पे इफ़ेक्ट करती है। एलोपेशिया और बोन मेरो सप्रेशन जो है ये ड्रग्स करती है कॉमनली। कुछ हमारे पास हार्मोन्स जो है जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स वगैरह है उसमें आते हैं। तो वो जी फेज जो हमारे पास G1 फेज है सेल साइकिल का, तो उस पे इफ़ेक्ट करके वहाँ पे सेल साइकिल को इंटरप्ट करते हैं, और जिसकी वजह से वो सेल डिवीजन कैंसर सेल्स की नहीं हो पाती। इसी तरीके से हमारे पास हार्मोन एंटागोनिस्ट भी आते हैं जो कि हमारे पास हार्मोन्स को ब्लॉक करते हैं। हमारे पास मेनली जो हार्मोन बाइंडिंग ट्यूमर्स होते हैं जैसे कि हमारे पास ब्रेस्ट के अंदर, प्रोस्टेट के अंदर, एंडोमेट्रियम में हमारे पास जो मुख्तलिफ ट्यूमर्स होते हैं, तो उनकी जो बाइंडिंग साइट्स होती है तो उसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से वो हार्मोन्स उनके साथ अटैच नहीं हो पाते, और वो टिश्यू जो है, वो जो जो सेल्स होती है ट्यूमर्स की, वो खुद ही खुद जो है वो डैमेज हो जाती है। जैसे टेमोक्सिफिन जो है या फ्लूटामिड, ये कुछ हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं इसकी। और इसका जो है बुनियादी एक साइड इफ़ेक्ट जो आता है वो जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर है उस पे ये इफ़ेक्ट करके उसको अल्टर कर देता है। टॉक्सिसिटी एंड साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखें, साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट हर जो फार्माकोलॉजिकल एजेंट होते हैं उनके होते हैं। अब टॉक्सिसिटी बुनियादी तौर पे उसका जहरीलापन है कि वो इस हद तक, एक साइड इफ़ेक्ट तो कॉमनली भी रिपोर्ट होते हैं। साइड इफ़ेक्ट वो होते हैं जो कि उस ड्रग के साथ एसोसिएटेड होते हैं, लेकिन वो इतने डैमेजिंग नहीं होते कि वो जो है इंसान की जिस्म को, बॉडी को परमानेंटली डैमेज करे। लेकिन जहाँ पे टॉक्सिसिटी की बात आती है तो टॉक्सिसिटी जो है वो इफेक्ट इस तरह करती है कि या तो वो एसोसिएटेड डिजीज कॉज करती है, किसी और डिजीज का रीजन बनती है,
या फिर जो है वो परमानेंट डैमेज भी काज करती है। तो हमारे पास जैसे वोमिटिंग है, एलर्जिक रिएक्शन है या एरिथमियाज है, ये एक्यूट टॉक्सिसिटीज में आती है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ ये जो म्यूकोसाइटिस है, एलोपेशिया है, बोन मैरो सप्रेशन है, ये ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के कुछ अरसे बाद शुरू हो जाती है, इमीडिएटली शुरू नहीं होती। वॉमिटिंग, एलर्जिक रिएक्शन और जो हार्ट रेट के रिदम्स हैं, ये बुनियादी तौर पे कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट होते ही शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से लेट स्टेजेस में एलोपेशिया भी शुरू हो जाता है। वो आमतौर पे ट्रीटमेंट कंप्लीट होने पे जब पेशेंट सरवाइव कर जाता है तो वो रिवर्स होके बाल वापस उग आते हैं। और न्यू जो बाल आते हैं वो अक्सर डिफरेंट कलर या टेक्सचर के होते हैं। उसके लिए जो है वो पेशेंट्स को अक्सर बाय द टाइम अगर उनको एलोपेशिया है तो फिर उनको सजेस्ट किया जाता है कि वो विग्स इस्तेमाल करें। और एनोरेक्सिया जो है वो मतलब खाना खा के वोमिट करना या बिल्कुल भूख न लगना। तो इस तरह की चीज़ों को भी फिक्स किया जाता है बाय इंटरमिटेंट मील्स। इस तरीके से काफ़ी ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ हैं इसमें। एंटीमेटिक ड्रग्स दी जाती है, बिहेवियरल थेरेपीज़ की जाती है, और जो हमारे पास मील के पैटर्न्स है उसको चेंज किया जा सकता है। फटीग और नोजिया, वोमिटिंग एंड म्यूकोसाइटिस, ये मैंने इस पर पहले ही बात की हुई है। ये कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि देखें, रेडिएशन थेरेपी हो या कीमोथेरेपी हो, ये जब भी दी जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। सर्जिकल इंटरवेंशन तो नो डाउट ओटी जो होता है वो बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है फॉर इन्फेक्शन एंड फॉर एवरीथिंग। उसमें ऑब्जर्वेशन बहुत कीन होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ जो कीमोथेरेपी है या फिर रेडिएशन थेरेपी है, तो उसमें भी जो हमारे पास नर्सेज और जो हेल्थ केयर वर्कर्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत होती है। इसीलिए कोई भी कीमोथेरेपी देते वक्त हमें सर्टिफाइड पर्सनल या ट्रेंड पर्सन्स की ज़रूरत होती है जो कि इस्टेब्लिश्ड गाइडलाइन के हिसाब से काम करना जानते हो। एक ये, दूसरा ये कि उनको प्रिपरेशन आती हो, कि मतलब ख़ुद को भी जो है टॉक्सिक इफ़ेक्ट से बचा सके, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज इस्तेमाल करें। इसी तरीके से करेक्ट डोजेज देने के लिए मरीज़ को हमेशा कीमोथेरेपी का एक जो जो इंडिकेटेड और जो प्रिस्क्राइब डोज है वो बहुत केयरफुली देना लाजमी है। तो इसके लिए फिजिशियन ऑर्डर्स को डबल चेक किया जाता है और नर्सेज मेक श्योर करती है कि वो फिजिशियन ऑर्डर डबल चेक हो और जो फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन है वो फिजिशियन ऑर्डर के साथ मैच हो। इसी तरीके से कुछ कीमोथेरेपी के जो हमारे पास मेडिसिन हैं वो ओरल दी जाती है, कुछ जो है बॉडी कैविटीज़ में इंट्रापेरिटोनियल या इंट्राप्लूरल रख दी जाती है या इंजेक्ट कर दी जाती है, और कुछ जो है वो आईवी के ज़रिए रेगुलरली ड्रिप्स के फॉर्म में वो दी जाती है। तो आम तौर पे कॉमनली हम देखते हैं कि वेस्कुलर एक्सेस जो है हमारे पास, वेसल्स, वेन्स जो इस्तेमाल होते हैं, उसमें एक थ्रेट ऑफ एक्स्ट्राविजेशन होता है कि वो जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें लीकेज आ जाती है। मतलब जो वेसल्स होते हैं वो लीक होके वो ड्रग इतनी पोटेंट होती है, इस तरह की केमिकल से बनी हुई है कि अक्सर मरीज़ों को एक्स्ट्राविजेशन होती है, उनके वेन से वो निकल के बाहर आ जाता है। और ये एक्स्ट्राविजेशन जो है इसको अक्सर प्रिवेंट करने के लिए फिर जो है मेन हमारे पास वेसल्स होते हैं उनको टारगेट किया जाता है और वहाँ पे डिफरेंट लाइंस जो है वो उसकी एक्सेस की जाती है, जिसमें हमारे पास पिक लाइंस आ गई जो जिसको हम पेरिफेरली इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर्स कहते हैं। इसी तरीके से टनल कैथेटर आ गए या सर्जिकली इम्प्लांटेड पोर्ट्स जो होते हैं वो लगा दिए जाते हैं ताकि वो मेन जो हमारे पास वेसल्स होते हैं अगर उसमें वो ड्रग जाती है तो चूंकि उसमें ब्लड की कंसंट्रेशन और अमाउंट ज़्यादा होती है तो उस वजह से फिर भी वो सरवाइव कर जाते हैं कंपेयर टू द डिस्टल जो हमारे पास वेसल्स है। बाकी थेरेपीज़ में टारगेटेड थेरेपीज़ जिसको हम बायोथेरेपीज़ भी कह सकते हैं, और इसका मकसद होता है टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट ऑन हेल्थी टिश्यूज बाय डिसरप्टिंग स्पेसिफिक कैंसर सेल्स फंक्शन, कि जो स्पेसिफिक कैंसर सेल्स होते हैं उसको डिसरप्ट किया जाए उनके फंक्शन को, ताकि हम जो हेल्दी टिश्यूज़ हैं उसको बचा सके। इस तरीके से कुछ ट्रांसप्लांट्स भी होती हैं जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट है या फिर जीन थेरेपी होती है या अनकन्वेंशनल कुछ थेरेपीज़ भी लोग वो करते हैं
कि जिसमें दम दुरूद वगैरह या कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन हकीमों के पास जाना और या होम्योपैथिक इलाज वगैरह, ये सारी चीज़ें भी लोग इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं और बात करते हैं ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसीज की, कि कैंसर में कुछ इमरजेंसीज भी आती है। सो पेरिकार्डियल इफ्यूजन और न्यूप्लास्टिक कार्डिंग टेम्पोनार्ड जो है, ये हमारे पास एक इमरजेंसी कंडीशन है। और इसमें क्या होता है कि जब पेरिकार्डियल इफ्यूजन होता है तो ये जो फ्लूइड फिल्ड हो जाता है पेरिकार्डियल सैक में, ये हार्ट को कंप्रेस करके रखता है, हार्ट पे प्रेशर डाल रहा होता है, और जिसकी वजह से फिर कार्डिक टेम्पोनार्ड्स होते हैं, मतलब जो ईसीजी पे एक ख़ास चेंजेस आती हैं। तो वो चूंकि कार्डिक प्रॉपर फंक्शन नहीं हो रहा होता, कार्डिक मसल्स प्रॉपरली वो उसकी इलास्टिसिटी नहीं रहती, तो जिसकी वजह से फिर ये कार्डिक फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाता है। उसकी ट्रीटमेंट में हमारे पास पेरिकार्डियोसेंटेसिस है, जिसमें से वो फ्लूइड निकाला जाता है। इसके साथ साथ जो है वो सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम है, जिसमें वेनस सिस्टम जो है उसकी मेजर जो हमारे पास सुपीरियर वेना केवा है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, और जिसमें ब्लड फिर प्रेशर बढ़ जाता है क्योंकि ब्लड वहाँ पे रुकता है। इसके साथ साथ फेशियल और नेक एडिमा हो जाता है, और जिसकी जो रिस्पायरेशन डिस्ट्रेस है उसको जो है वो प्रोग्रेस कर रहा होता है। तो इसमें रिस्पायरेटरी सपोर्ट दिया जाता है, ट्रैक लगा दिया जाता है, ट्रिकियोस्टमी कर दी जाती है, ट्यूमर साइज को डिक्रीज किया जाता है, और रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी के ज़रिए उसको हल किया जाता है। सेप्सिस एंड सेप्टिक शॉक जो है ये कॉमन कंसर्न है, जो कि जो हमें बताती है कि इन्फेक्शन हो गया है। ये अर्ली रिकग्निशन ऑफ इन्फेक्शन के लिए उसको हम देखते हैं, और इसकी ट्रीटमेंट प्रॉम्प्टली करनी चाहिए एंटीबायोटिक्स के ज़रिए और फ्लूइड्स के ज़रिए। फर्दर ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्पाइनल कार्ड कंप्रेशन आता है, जिसमें मेनली हमारे पास जो पेशेंट कंसर्न होते हैं उसमें वो टिश्यूज़ जो कि एक्सपेंडिंग होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो वो इरिवर्सिबल पैराप्लेजिया कॉज करते हैं, कि मतलब पैर जो है या जो हमारे लिम्स होते हैं, तो वो उसमें मूवमेंट की ताकत कम हो जाती है। इसी तरीके से लोअर बैक या जो कमर का दर्द होता है, बैक पेन होता है, वो उसके इनिशियल सिम्टम्स में आता है, जो कि फिर वक्त के साथ साथ पैरेस्थीसिया में प्रोग्रेस कर जाता है। पैरेस्थीसिया नमनेस साथ साथ होना शुरू हो जाती है, और उसमें लेग पेन के साथ फिर वीकनेस भी होती है। तो उसकी ट्रीटमेंट मेनली रेडिएशन या सर्जिकल डिकम्प्रेशन के ज़रिए होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी जो है उसमें यूरिन फ्लो ब्लॉक हो जाता है, और अगर तो ये रिमेनिंग अनडायग्नोज्ड रहे तो वो रीनल फेलियर की तरफ भी प्रोग्रेस कर सकता है। तो इसकी ट्रीटमेंट ये होती है कि पेशेंट का यूरिन फ्लो रिस्टोर किया जाए बाय इनिशियली, तो उसको जो हमारे पास कैथेटराइजेशन करके ये, और फिर बाद में सर्जिकल इंटरवेंशंस भी जहाँ पे ज़रूरी होती है वो की जाती है। हाइपरकैल्सीमिया जो है, कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है एक्टोपिक पैराथायराइड हार्मोन के उसकी इफ़ेक्ट की वजह से, और या तो फिर अगर मेटास्टेसिस हो तो इसकी वजह से। तो इसमें बिहेवियरल चेंजेस जो आते हैं उसमें फटीग, मसल वीकनेस, पोलीयूरिया, कॉन्स्टिपेशन, प्रोग्रेशन टू कोमा मतलब बेहोश हो जाना, और फिर झटके लगना, सीजर्स वगैरह। इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास हमने ये करनी होती है कि फ्लूइड विद इंट्रावेनस सेलाइन जो है उसके ज़रिए हम रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ करते हैं, कि वो डाइल्यूट हो जाए कैल्शियम बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा, और उसका इफ़ेक्ट जो है वो सेल्स पे कम पड़े। इसी तरीके से डायूरेटिक्स देते हैं, लूप डायूरेटिक्स, क्योंकि वो हमारे पास जो कैल्शियम है, हाइपरकैल्सीमिया का जो इफ़ेक्ट है उसको कम कर देता है। और इसके अलावा जो कैल्शियम को कम करने के लिए बाकी डिफिनेटिव ट्रीटमेंट्स हैं उसको यूटिलाइज किया जाता है। हाइपर यूरिसीमिया जो है, जब रैपिड नेक्रोसिस होती है ट्यूमर सेल्स की कीमोथेरेपी की वजह से, तो उसमें रीनल डैमेज और रीनल फेलियर का चांस वो बढ़ा देती है। तो इसी वजह से जो यूरिक एसिड है या यूरिया है वो ब्लड में उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। तो एलोप्यूरिनोल जो है वो मेडिसिन के तौर पे, और इसके साथ साथ फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज़ किया जाता है, ताकि वो इसके साइड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से हमारे पास एक और ऑन्कोलॉजिकल इमरजेंसी में एसआईडीएच आ जाता है, जिसमें हम उसको कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट डायरेटिक हार्मोन सिक्रीशन, जिसमें एक्टोपिक एंटीडायरेटिक हार्मोन जो है वो एक्सेसिव हाइपोनेट्रीमिया
करता है। जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उससे एक एक्टोपिक ADH रिलीज होता है जो कि जो हमारे पास सोडियम होता है उसके लेवल को कम कर देता है। फिर हमने एज ए ट्रीटमेंट जो है वो सोडियम लेवल को रिस्टोर करना होता है तो रिप्लेसमेंट थेरेपी। आज के लेक्चर के लिए ये रेफरेंसेस हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।